जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमें ललकार रहा है, बुला रहा है कि अपने गांव वापस आओ। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सब माँ के चरणों में अर्पित है। मैं अपनी जिंदगी का जो सुखमय समय मैंने अपने गांव में बिताया था, मुझे लगा कि फिर से चलना है और वही सुखमय समय गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। करना हो साकार स्वप्न को तो बलिदान चढ़ाओ, ज्योति चाहते हो तो पहले अपनी शिखा जलाओ। जिस दिन एक ज्वलंत पुरुष तुम में से जग जाएगा, एक एक कण इस खंडहर का जीवित हो जाएगा। वो वैशाली जहां पर भगवान बुद्ध को भी जब शिक्षा का एक अच्छे शिक्षक की खोज थी तो वो खोजते हुए वैशाली आए। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे एपीजी के साथ जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी, जब वो प्रेसिडेंट हुए तो भी, और प्रेसिडेंट के बाद उनके साथ मेरा कई बार मुझे मिलने का मौका मिला। वो हर बार जब मैं उनसे बात करता था वो पूछते थे कि तुम करोगे क्या कृष्णा, तो मैं उनको बोलता था कि मैं अपने गांव जाऊंगा। वैशाली बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि और अम्रपाली की रंगभूमि। वैशाली इतिहास में अपने आप को वर्णित कर रखी है। ऑनेस्ट रिपोर्टर पॉडकास्ट में आज के चीफ गेस्ट जो है वह वैशाली से हैं, कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी के हमारे स्टूडियो में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके ऑनेस्ट रिपोर्टर के सारे दर्शकों का। कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा तो वैशाली से हुई? जी बिल्कुल, मेरी 10वीं और 12वीं की शिक्षा वैशाली और लालगंज से करने के बाद मैं फर्दर एजुकेशंस के लिए 95 में जब बिहार में शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं थे तो मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की, आईएफटी से फिर एमबीए के कुछ कोर्सेज किया और मुझे फिर वर्ल्ड के बेस्ट बैंक्स में सिटी बैंक, एचएसबीसी में काम करने का मौका मिला। लेकिन जब भी मैं अपने गांव के बारे में सोचता था या गांव भ्रमण करने आता था, क्योंकि हम लोग इतने जुड़े हुए थे कि हर फंक्शंस में गांव आना होता था। जब गांव आते थे, गांव की अपनी मिट्टी को देखते थे तो मुझे लगता था कि ये मिट्टी बुला रही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता, हर बार जब मैं उनके कुछ चंद लाइन को पढ़ता था तो लगता था कि रामधारी सिंह दिनकर जी शायद मेरे लिए ही वो कविता लिखे हैं। उस कविता में, वैशाली में सृजित उस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं, खंडहर को देखते, वैशाली के खंडहरों को देखते हुए, जो जनतंत्र की जननी वैशाली है उसको देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी हर बार बोलते थे, करना हो साकार स्वप्न को तो बलिदान चढ़ाओ, ज्योति चाहते हो तो पहले अपनी शिखा जलाओ। जिस दिन एक ज्वलंत पुरुष तुम में से जग जाएगा, एक एक कण इस खंडहर का जीवित हो जाएगा। तो जब भी वो शब्दों को सुनते थे तो लगता था कि रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे लिए ही लिखे हैं कि एक वीर पुरुष जग के आओ, अपने गांव वापस आओ, आकर उन चीजों को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करो जिसके लिए वैशाली जाना जाता था। आपको मैं बता दूं कि जब भगवान बुद्ध ने अपना जिंदगी को त्याग, एक नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अपने राजसी जिंदगी को त्याग करके जब वो आगे निकले तो पहला काम क्या था? एक अच्छे गुरु का खोज करना। और उस समय भी, प्राचीन काल में भी वैशाली गुरु के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। वैशाली भ्रमण करते हुए, इस एरिया को भ्रमण करते हुए उनके पहले गुरु भगवान बुद्ध को अलार कलाम और उद्रक वैशाली में मिले और उनकी इनिशियल शिक्षा दीक्षा वैशाली से शुरू हुई। मैं आपको बताऊं कि वो वैशाली जो शिक्षा के लिए उस समय प्राचीन काल में भगवान बुद्ध को भी शिक्षित करने का काम किया, वो वैशाली कालांतर में, होता है ना, हिस्ट्री एक चक्र की तरह चलता है, कालांतर में थोड़ा सा नीचे चला गया। पूरे बिहार, जो पूरे विश्व का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, वो बिहार एक समय के बाद अभी पिछले 30-35 सालों में थोड़ा नीचे चला गया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जिसके लिए बिहार जाना जाता था उसमें थोड़ा बट्टा लग रहा था। मुझे लगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी और यहाँ के ये यशस्वी, यहाँ के जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमें ललकार रहा है, बुला रहा है कि अपने गांव वापस आओ। और फिर हम लोग वैशाली में वापस आया, 2095 में गया और 15 साल तक दिल्ली और दुनिया के अन्य जगहों को देखने का मौका मिला, अन्य शहरों को देखने का मौका मिला। आई गॉट द एक्सपोजर टू सी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
दुनिया के अच्छे विकसित जगह को भी देखें, अपने ऐतिहासिक विकसित जो हमारा समृद्धशाली इतिहास है उसको भी पढ़ने और समझने का मौका मिला, और साथ में आज जो बिहार की स्थिति और वैशाली की स्थिति है उसको भी मैं समझ रहा था। तो बिकॉज वी न्यू द बेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स, सो मैं हम लोगों ने डिसाइड किया, एंड पर्टिकुलरली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अपना सारे जो कहते हैं ना, नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सब माँ के चरणों में अर्पित है। मैं अपनी जिंदगी का जो सुखमय समय मैंने अपने गांव में बिताया था, मुझे लगा कि फिर से चलना है और वही सुखमय समय गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। और यही सोचकर 2009 में मैं वापस आया और उस समय से एक बुद्धा वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का स्थापना हुआ। और आज आप विद्यालय आए, आप आकर देखे भी होंगे, आप आकर वहां देखें बच्चों में जो संस्कार, संस्कृति, शिक्षा का जो प्रवाह है, आने वाले समय में जो बच्चे दे आर गोइंग टू सेट द स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, वो ऐसा एक कहते हैं एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं जो आने वाले समय में फिर से वैशाली और पूरे बिहार को वैभव में ले जाने का काम वैशाली के बच्चे करेंगे। लगता है कि आप सम्राट अशोक को फिर जीवंत करेंगे। देखिए, अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो बिहार जब 16 महाजनपदास हुआ करता था, उसमें से जो प्रमुख महाजनपदास हुआ करते थे, मगध, वज्जी संघ, ये बिहार में हुआ करता था। उस समय जिस समय पूरा विश्व खनाबदोश की जिंदगी जी रहा था, जहां नॉर्मल सेटलमेंट की बात लोग सोच नहीं पाते थे, उस समय वैशाली के हम लोगों के पूर्वजों ने गणतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया। आज से लगभग 2500 साल पहले वो सोच कितना विकसित था कि एक साथ 7777 गण परिषद एक साथ बैठ के कलेक्टिव डिसीजन लिया करते थे, और वो पूरे राज्य में गंगा के उत्तर से लेकर और हिमालय के दक्षिण, गंडकी के, नारायणी के पूरब से लेकर और आपको पश्चिम तक, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जो वज्जी संघ फैला हुआ था, वहां के 7777 गण परिषद एक जगह बैठ के हर बार नए अध्यक्ष के चुनाव करके और जो रूल्स बनाते थे वो पूरे राज्य में उनका इंप्लीमेंट हो जाता था। वो उस समय की बात, जिस समय लोगों को अच्छे से अपने जिंदगी जीने का कला नहीं पता था, उस समय हमारे पूर्वजों ने, वज्जी संघ ने वो पाठ पढ़ाया दुनिया को, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया है। लोकतंत्र जो पूरा दुनिया में फैला है, उसका बीजारोपण वैशाली में हुआ था और आज पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो हम लोग उस जगह के हैं, तो हम सब में, बिहार के हर जन में वो बीज है। और कहते हैं ना, एक अच्छे पेड़ के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। हमारे जन जन में, बच्चे बच्चे में क्वालिटी सीड है, बस उनको जागृत करने, उनको जगाने की आवश्यकता है। और वही कार्य करने के लिए रामधारी से दिनकर जी की वो कविता सुनकर मैं वैशाली आया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 15 सालों में एक अलग जगह है। आप वैशाली में बुद्धा वर्ल्ड स्कूल वैशाली को देख ले, मरवन में बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल को देख ले, और कई और छोटी छोटी इनिशिएटिव हमने पूरे वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लिया है, जिसको आगे फैलाने की आवश्यकता है। जब गणतांत्रिक प्रणाली वैशाली से शुरू होकर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से वैशाली में अभी हम लोगों ने बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के बच्चों में जो बीजारोपण करने का शुरुआत किया है, आने वाले समय में हमारे बच्चे अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज और राज्य का नाम पूरे देश में और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। मैं आपको, हम जब वैशाली आए थे 2009 में, तो हमने लोगों से बात की, चर्चा किया, और उसमें हम बोले कि अगर एक ताजमहल के कारण आगरा शहर हो सकता है, एक तिरुपति मंदिर के कारण तिरुपति और तिरुमला दो शहर हो सकता है, अगर एक बंसल जी के कोचिंग के कारण पूरा का पूरा कोटा शहर बच सकता है, तो महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि, गणतंत्र की जननी वैशाली, अब तो वो वैशाली जहां बुद्ध वर्ल्ड स्कूल भी है,
क्यों नहीं विकसित हो सकता है, क्यों नहीं वहां के बच्चों में संस्कार, संस्कृति, शिक्षा का प्रवाह हो सकता है। वो वैशाली जहां पर भगवान बुद्ध को भी जब शिक्षा का एक अच्छे शिक्षक की खोज थी तो वो खोजते हुए वैशाली आए, वही वैशाली में उनको अलार कलाम उद्रक मिले जो उनके इनिशियल गुरु बने। और जिस वैशाली को शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता था, वो वैशाली जो गणतंत्र का पाठ पूरे दुनिया को पढ़ाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैशाली के हर जन में, हर बच्चे में वो बीज है जिससे कि वो दुनिया में अपने नाम को, अपने वैशाली के अनुरूप अपने नाम को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। उनके अंदर में वो क्वालिटी है, सिर्फ उनको उनके क्वालिटी को फिर से जागृत करने के लिए उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आपके पूर्वज कितने समृद्धशाली थे। वो पूर्वज जिन्होंने उस समय, जिस समय चारों तरफ खनाबदोश का लोग जिंदगी जीता था, जहां सेटल्ड लाइफ लोग नहीं जीना जानता था, उस समय गणतंत्र की शुरुआत वैशाली ने की, जहां 7,777 गण परिषद एक जगह, एक पार्लियामेंट में बैठकर हर बार नए अध्यक्ष की चुनाव करके हर बार वो निर्णय लेते थे और पूरे राज्य में जो इंप्लीमेंट हो जाता था। वैसा समृद्धशाली इतिहास के हम लोग वंशज हैं, और वैसे वंशज को अगर फिर से अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा गाइडेंस मिले तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के बच्चे अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इसका। खासकर जो यहाँ के बच्चे जो कोटा जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि IIT की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से हम साधारण रूप से भी बच्चों की तैयारी हो सके? 2016 में जब विद्यालय बुद्धा वर्ल्ड स्कूल का प्रारंभ हम लोगों ने किया तो 2019 में पहला बैच हमारा 10th का निकला। 10th के बच्चों ने रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा किया। 80% बच्चों को 80% से ऊपर मार्क्स था, सारे बच्चे फर्स्ट क्लास थे। आज तक मेरे विद्यालय से कभी भी सब बच्चे फर्स्ट क्लास से ही किए हैं। उन बच्चों का रिजल्ट देखकर मुझे लगा कि ये बच्चे कहीं जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। उसी में से बहुत सारे बच्चों का एक टेंडेंसी होता है कि वो शहर की तरफ और कोटा की तरफ जाते हैं IIT, JEE, NEET की प्रिपरेशंस करने के लिए। हम लोगों हमारे विद्यालय से भी इनिशियली बच्चे गए, लेकिन जो बच्चा IIT क्रैक कर सकता था, हम लोगों ने देखा कि वो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्वालिफाई कर रहा है, वो NIT में बेसिक कॉलेजेस में जा पा रहा है। उन बच्चों का वो टैलेंट तो हम जानते ही थे, क्योंकि उनको बचपन से लेकर और 10th तक हम लोगों ने तैयार किया था। हमें पता था कि उनके अंदर ऊर्जा कितनी है। लेकिन वो बच्चे का जब वहां जाकर शहर के चकाचौंध में बच्चे पीछे रह जा रहे थे, जब इसका रियलाइजेशन हुआ तो पिछले साल से हम लोगों ने अपने विद्यालय के परिसर में ही भारत के बेस्ट प्रोफेसर्स को चुन के, वो प्रोफेसर्स जो सुपर 30 में अभयानंद सर के साथ मैथ्स के सबसे अच्छे शिक्षक रहे हैं, वो प्रोफेसर जो फिटजी और बंसल क्लासेस में फिजिक्स के HOD रहे हैं, वो प्रोफेसर जो मिंटर्स में जाकर सबसे टॉप प्रोफेसर्स रहे हैं, वो वैसे शिक्षक जो PS एकेडमी मुंबई में केमिस्ट्री के सबसे अच्छे फैकल्टी रहे हैं, जो नासिक में मैथ्स पढ़ा के आए हैं, वैसे शिक्षकों का खोज हम लोगों ने शुरू किया। और अभी हमारे विद्यालय में वैशाली में और मरवन, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल मरवन में, बुद्धा वर्ल्ड स्कूल वैशाली में रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी हैं, जहां 100 बच्चे लड़के के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। वैशाली में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल हमने खोला मरवन में, और वहां पर IIT की तैयारी 7वें क्लास से हम लोग करवा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे अभी 10वीं में हैं, 2 साल के बाद वो 12वीं क्वालिफाई करते करते वैशाली से रह के वो IIT क्वालिफाई करेंगे, वो यहीं से रह के NDA क्वालिफाई करेंगे, वो यहीं से रह के एम्स क्वालिफाई करेंगे। पहला 5 बच्चा, पहला 5 IITian बनाना, पहला 5 डॉक्टर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में, अगले 5 सालों में बच्चा यहां से वैशाली और मुजफ्फरपुर से कोटा नहीं जाएगा, अपितु कोटा का बच्चा और दिल्ली का बच्चा वैशाली और मुजफ्फरपुर में आके शिक्षा लेना शुरू करेगा। और सपना यही लेकर मैं दिल्ली के उस चकाचौंध को, सिटी बैंक NHSBC की उस नौकरी को छोड़कर हम वैशाली आए थे कि वैशाली चलेंगे, वैशाली में जाकर
बच्चों को वो सारी सुविधाएं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडेंस देंगे जो शायद हम लोग को 95 में वैशाली में उपलब्ध नहीं हो पाया था। इसी सपने को लेकर आए हैं। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बुद्धा वर्ल्ड स्कूल एंड बुद्धा वर्ल्ड स्कूल का परिवार जिस तरह से वहां पर अपना परिवेश बनाना शुरू किया, जिस तरह से बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, जिस तरह से बच्चे संस्कार, संस्कृति और शिक्षा की तरह के साथ ग्रो कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चे ही दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने गांव के बारे में बोला है कि गांव का कैसे परिवर्तन होगा। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे एपीजी के साथ जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी, जब वो प्रेसिडेंट हुए तो भी, और प्रेसिडेंट के बाद भी, जब प्रेसिडेंट होने के बाद वो नहीं रहे तब भी उनके साथ मेरा कई बार मुझे मिलने का मौका मिला। वो हर बार जब मैं उनसे बात करता था वो पूछते थे कि तुम करोगे क्या कृष्णा, तो मैं उनको बोलता था कि मैं अपने गांव जाऊंगा, क्योंकि जब मैं 95 में गांव से आ रहा था तो सिर्फ इसलिए आया था कि 95 में बिहार में अच्छे कॉलेजेस नहीं थे। इट वॉज अ फोर्स्ड माइग्रेशन टू दिल्ली। तो मैं उस समय ही बचपन में सोचा था कि मैं अपने गांव वापस आऊंगा, और जो दर्द मुझे हो रहा है बाहर जाने का वो और बच्चों को नहीं होने देंगे। तो आज ये प्रण लेकर आए हैं कि एक ऐसा विद्यालय से शुरुआत किए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे कि बच्चे यहीं से IITian भी बनेंगे, यहीं से डॉक्टर बनेंगे, आने वाले समय में यहीं से IAS बनेंगे, यहीं से प्रोफेसर्स बनेंगे, यहीं से रिसर्चर्स बनेंगे। तो बुद्धा वर्ल्ड स्कूल का जो कैंपस वैशाली में लगभग 15 एकड़ में फैला है, आप किसी दिन आए वहां बच्चों को देखेंगे जिस लेवल से वो मंच पर चढ़ के संभाषण करते हैं, द ओरेटिंग स्किल्स दे हैव, द कम्युनिकेशन स्किल्स दे हैव, उनको घुड़सवारी करते देखेंगे तो आप दंग लगेंगे। जिस लेवल के हमारे बच्चे घुड़सवार हैं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे भी स्टेट लेवल पर कबड्डी खेल रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल पर जाकर अन्य गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी पटना में क्विज कंपटीशन हुआ था इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे, जिसमें 200 स्कूल पार्टिसिपेट किए बिहार के, और पहला और तीसरा दोनों प्राइज गांव में रहने वाला बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के बच्चों को मिला है। फर्स्ट एंड थर्ड प्राइज दोनों हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियों लेकर आए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपका क्वेश्चन है कि गांव के शिक्षा का परिदृश्य कैसे बदलेगा, उसका एक शुरुआत, एक हम्बल बिगिनिंग हुआ है बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के कैंपस से। आने वाले समय में वहीं के बच्चे, जब एक गांव का एक बच्चा IITian गांव में पढ़ के बनेगा ना, तो गांव के जो परिवार है अन्य परिवार के लिए वो एग्जाम्पल सेट करेगा। और तब गांव के वो फैमिली जिनके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो शहर में 20,000 रुपए पर मंथ खर्च कर सकते हैं, वो अपने एक एग्जाम्पल को देखकर वो 5,000 रुपया खर्च करके अपने घर में रह के, अपने माँ बाप के साथ रह के, अपने घर में खा के विद्यालय जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, और गांव में रह के IITian बन के दिखाएंगे, गांव में रह के मेडिकल क्वालिफाई करके दिखाएंगे, गांव में रह के NDA क्वालिफाई करके दिखाएंगे, और गांव में रह के IAS बन के दिखाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उसकी शुरुआत वैशाली से हुई है, और जैसे मैंने आपको कहा कि वैशाली से गणतांत्रिक प्रणाली शुरू होके पूरा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया है। आई एम वेरी श्योर जिस तरह का शिक्षा का अलग वैशाली के गांव से शुरू हुआ है, शहर के बच्चे गांव में जाकर शिक्षा लेने के लिए विवश हो जाएंगे। दैट आई कैन डेफिनेटली टेल यू। इसका मतलब यह लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जिस प्रकार हमारा दुनिया का एक बड़ा विश्वविद्यालय था, जिससे हमने देश नहीं विदेशों के बच्चों को पढ़ाया, उस प्रकार का ध्येय लेके आप वैशाली की धरती पे आए हैं। जी डेफिनेटली। आप देखिए हमारे वेदों में एक सूत्र है, यद भावम तद भवति, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। मेरे स्कूल के बच्चों में आप जाके पूछेंगे तो उनके भाव पर काम करते हैं, उनके बिलीफ पर काम करते हैं, और कहते हैं ना आपका जैसा बिलीफ सिस्टम होगा वैसे आप हो जाएंगे। हमारे बच्चों को यह ज्ञात है कि हमारा कितना समृद्धशाली पृष्ठभूमि रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय यहां रहा है, बिहार ने 0 दिया है। आज अगर दुनिया में सुपर कंप्यूटर है तो उसका शुरुआत अगर 0 नहीं होता तो वो नहीं होता। तो हमारे बच्चों को ज्ञात है कि हमारे पहले के जो पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने दुनिया को समृद्धशाली बनाने में, दुनिया को सुखी और संपन्न बनाने में हम बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको अब उनके इतिहास का बोध है,
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वैशाली में हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुजफ्फरपुर, महाचंदन नगर, मरवन में बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिस तरह के प्रोफेसर यहां पढ़ा रहे हैं, जिस तरह का मैं जेएनयू से पढ़ के, माई वाइफ शी इज अ डॉक्टरेट फ्रॉम जेएनयू, हम सब लोग वापस आए और आकर जिस तरह का एनवायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं और जिस तरह का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बोध हमारे बच्चों को है, डेफिनेटली आने वाले समय में जिस तरह का नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में हुआ और दुनिया से लोग वहां आकर पढ़ना और शिक्षा ग्रहण करने आते थे, आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा इस तरह का वो पृष्ठभूमि तैयार किया जाएगा, उनकी सफलता इतनी जोर बोलेगा कि दुनिया के लोग फिर से आएंगे गांव में और आकर यहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जाएंगे। आई एम वेरी श्योर। मैं आपके माध्यम से जो छोटे छोटे शहर के अभिभावक हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप आए हैं, तो उनको ये आप बताएं कि हम अपने बच्चों को किस तरह तैयार करें। जो हम IIT या नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे बच्चे कैसे सक्सेस हों। देखिए, बच्चों को अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है, अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है, अच्छे एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। अगर बच्चे थोड़े से अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो सफल होंगे। प्लानिंग कैसे? जैसे जो बच्चा अगर IIT की तैयारी करता है तो उसकी तैयारी की शुरुआत, अब अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर आपको लाइट 8th क्लास में फिजिक्स में लाइट पढ़ना है, वही 10th में भी लाइट पढ़ना है, 12th में भी लाइट पढ़ना है। आप फिजिक्स में अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तो 9th में न्यूटन्स लॉ है, 11th में भी न्यूटन्स लॉ है। तो शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो 9th में ही 11th का न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा दे, तो डिटेल में पढ़ा देंगे तो बच्चा का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि अरे मैं तो 9th में हूं, 9th का चीजें तो मैं बहुत अच्छे से कर ही रहा हूं और मुझे 11th का भी ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग अबाउट 9th एंड 11th बोथ। सो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक दूसरा, बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो जिस तरह का क्वेश्चन IIT में आता है उसी में अगर इंग्लिश और थोड़ा सा SST कर दे तो बच्चा NDA क्वालिफाई कर सकता है। अगर वही बच्चा अच्छे से तैयारी 12th तक IIT का कर लेता है तो वही अगर आगे UPSC करना चाहता है तो UPSC में 1000 नंबर का जनरल स्टडीज पेपर होता है जिसमें 350 नंबर 35% सिर्फ साइंस का पोर्शन होता है। और वो क्वेश्चन कहां से आता है? 12th तक के साइंस के सब्जेक्ट से ही आता है। तो अगर बच्चा को, अगर आपने कहते ना एक माला पिरो के दे दिया, उसको बता दिया कि तुमको जेई करना है तो जेई की तैयारी अच्छे से करो, अगर इसको अच्छे से कर लिए तो तुम जेई तो कर ही सकते हो। अगर तुम्हारा बाद में लगेगा कि नहीं 8वीं में तुम डिसाइड नहीं किया और जेई की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, अगर तुम्हें जेई करने का मन नहीं किया, बाद में तुम्हें आर्मी में जाके, नेवी में जाके तुम्हें सर्व करना है, तो एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो तो जेई का तैयारी अच्छे से की हो तो एनडीए क्वालिफाई करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। बाद में तुम्हारा मन करता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो तो सीयूटी दो, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर जो तुमने 12th तक जो साइंस पढ़ा है उस साइंस का इस्तेमाल तुम यूपीएससी क्वालिफाई करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। ये माला पिरोने की जरूरत है, अच्छे गुरु यही करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। हम अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते कम हैं, वो पढ़ते ज्यादा है। हम उनके लिए माहौल बनाते हैं, अनुशासित एक एनवायरमेंट बनाते हैं, और बच्चे अगर अनुशासित हो गए, वो खुश रहें और उनको सही मार्गदर्शन मिल गया तो बच्चों में अद्भुत ताकत है। पर्टिकुलरली गांव के बच्चों में अद्भुत ताकत है। उनको सिर्फ अच्छे गाइडेंस और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, जो बुद्धा वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स उनको दे रहा है। वैशाली में लड़कों और लड़कियों दोनों को कोएड स्कूल है, 10+2 तक एफिलिएटेड। मरवन में सिर्फ एक्सक्लूसिव लड़कियों के रहने की भी व्यवस्था है और रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है और डे स्कॉलर भी है। मुझे लगता है कि सारे अभिभावक जो आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, साधारण काम को अगर निरंतर किया जाए तो वही साधारण काम एक दिन असाधारण हो जाता है। आपको अपने बच्चे पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको एक अच्छे विद्यालय को देखने और खोजने की आवश्यकता है और उस विद्यालय पर भरोसा करके उस विद्यालय में
अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसमें कुछ पैसे देने की आवश्यकता है। वो अगर आप विद्यालय से बच्चों की शिक्षा, अगर अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चलती रही तो आपके साथ रहते हुए वो बच्चे आपको IITian बन के, आपको डॉक्टर बन के और आपको IAS बन के दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिभावक और विद्यालय के बीच में एक अच्छा संबंध हो, एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। वी शुड ट्रस्ट ईच अदर। जब एक हाथ अभिभावक बनेंगे, एक हाथ विद्यालय परिवार बनेगा, जब दोनों मिलेगा तो बच्चे का आवाज पूरे दुनिया को सुनाई देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी अभिभावक जो आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, उनको खुश रखिए, अच्छे विद्यालय और अच्छे शिक्षक का चयन कीजिए और उन शिक्षकों के साथ आप संवाद क्रिएट करके रखिएगा। आपका बच्चा सफलता आपके साथ रहते हुए करके दिखाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक अच्छे पेड़ के लिए ना अच्छे बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने देखा कि हम पहले बच्चों को बचपन से लेंगे, उनको सिंचित करेंगे, अच्छा बीज बनाएंगे तो अच्छा पेड़ बन के निश्चित खड़ा होगा वो। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड विथ ए स्कूल। मैंने आपको बताया कि मेरा सपना है कि दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी वैशाली के उस प्रांगण में बनेगा। और दुनिया के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी का मतलब मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। मैं दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज को देखने का मुझे मौका मिला है। उसके बावजूद बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं अपने वैशाली के नाम के अनुरूप, बिहार के गौरवशाली इतिहास के नाम के अनुरूप बिहार में, वैशाली में दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां के बच्चे अपना नाम पूरे विश्व में रोशन करके दिखाएंगे और विश्व के अन्य देशों से लोग वैशाली अभी टूरिस्ट के रूप में आते हैं। बुद्ध और जैन के अनुयायी होने के नाते वो आते हैं और वहां पर दर्शन करके जाते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब ये बीज, अच्छा बीज जब फलित होगा, जब वो बीज एक बट वृक्ष का रूप लेगा, तो दुनिया के अन्य बच्चे वैशाली आएंगे और यहां से शिक्षा दीक्षा जैसे नालंदा से लेके जाते थे, वैशाली से लेके जाएंगे और संस्कार, संस्कृति, शिक्षा के साथ अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। वो भी एक और सवाल आपसे है कि जैसे शिक्षा से तो आप जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षा के साथ आप राजनीति रुचि भी रखते हैं। तो राजनीति लोग जो वैशाली में आए, उन्होंने वैशाली को बढ़ाने का काम नहीं किया। उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, शिक्षा और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छे राजनीतिक, हमारे स्कूल का जो पंच लाइन है वो है नर्चरिंग लीडर्स ऑफ टुमारो। हर क्षेत्र में अच्छे लीडर्स की आवश्यकता पड़ती है। सेम राजनीति में भी अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश ये देश जिसने दुनिया को इतने बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, आज वहां पर चंद इंटरेस्ट के कारण लोगों ने अपने मूलभूत जो सिद्धांत है उससे कॉम्प्रोमाइजेस कर लिया है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर अच्छे लीडर वैशाली में होते तो आज दुनिया का इतना बड़ा जगह, वहां एक अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां शिक्षा का मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल राजनीतिक कारण से हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अच्छे लीडर्स आए, अच्छे लीडर आकर अगर अलग जगाएंगे तो डेफिनेटली शिक्षा से ही परिवर्तन होना है। एक संस्कृत में एक सूत्र है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय होता है, विनय से पात्रता होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनवापनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। तो अंतिम जिंदगी का लक्ष्य क्या है? सुख पाना है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां होगी? विद्या से। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से धर्म और तब धर्म से आपका सुख मिलता है। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को पूर्ण करने में हमारे राजनीतिक लोग बहुत बड़ा योगदान प्ले कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत में अभी 15 लाख स्कूल्स हैं। चाइना में 5 लाख स्कूल है, भारत में 15 लाख स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल है, 5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। अगर उनको अच्छे से
ठीक से मैनेज किया जाए तो क्यों नहीं नेबरहुड स्कूल हो सकता है। हम चाहे आईएएस हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, हम भी चाहेंगे अगर बेहतर विद्यालय हो तो बगल वाले नेबर में जो सबसे नजदीक विद्यालय है वहां जाकर मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसका इंप्लीमेंटेशन का जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ताकत राजनीतिक परिवार को है, राजनीतिक लोगों को है। जो फैमिली कहते हैं, लीडर्स की जो फैमिली है हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में, वो जो परिवार बैठा हुआ है, वो जो पूरा विधायकों का एक परिवार है, वो अगर आज निर्णय ले ले तो इस देश में परिदृश्य अगले 5 सालों में बदल जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है बिहार के साथ कि अच्छे लीडर्स की कमी रही है। वो लीडर्स जो जनमानस में सही तरीके से शिक्षा का सृजन करके सुख देने का ये जो कड़ी है, इसको पूरा करने का काम उन लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया। नहीं तो वो बिहार जो पूरे विश्व का कहते हैं ना क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रहा है, वो बिहार जो दुनिया को पाठ पढ़ाने का काम किया है, वो बिहार में प्रगति होना, वो बिहार में शिक्षा का अलग जगना, वो बिहार में विकास का धारा बहना कितने दिन का काम हो सकता है? बीज तो है हमारे पास, हर व्यक्ति के शरीर में उन ऋषि मुनियों का, उन रिसर्चरों का, उन योद्धाओं का बीज बह रहा है। सिर्फ उसको जागृत करने की तो आवश्यकता थी। उसमें लीडर का बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली है। जैसे शिक्षा में हम लोग बहुत पीछे ऐसे हैं, जैसे कि 2000 में एक सर्वे हुआ था, एक राष्ट्रीय अखबार ने की थी। उस समय हम प्राइमरी एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान में 7वें पायदान पे थे और आज हम सबसे नीचे पायदान पे हैं। इसमें किसकी भूमिका ऐसी रही जो हम सबसे नीचे तबके में आ गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस समय 1992 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इस देश में शुरू हुआ, जब विश्व बाजार के लिए हमारा देश खुला, जिस समय वो समय ऐसा था जब बाहर से भी लोग आ रहे थे, एक माहौल बन रहा था, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था, उस समय बिहार में जो राजनीतिक पार्टी यहाँ पर गवर्न कर रही थी, उन्होंने शिक्षा को तो छोड़ दीजिए, समाज को भी ठीक से ले चलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। बिहार में जंगल राज की बात कोई छुपा हुआ नहीं है, जहां लूट मार अपहरण, रोड्स बिल्कुल ही नहीं थे आपके यहां। तो जिस समय हमारा देश ग्लोबलाइजेशन के तहत 92 के बाद खुल रहा है, पूरे अन्य राज्यों में विकास का लहर दौड़ रहा है, उस समय हमारे राज्य को बंद हो गया। मेरा राज्य इस यहां पर आने से लोग डरना शुरू कर दिए। तो एक गैप बहुत बड़ा इस बिहार के साथ हो गया। 15 सालों में एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया। मुझे लगता है कि वो जब 15 साल तक कोई आपसे बहुत आगे दौड़ना शुरू कर गया है तो उसको पकड़ने में समय लगेगा। बिहार में डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर में बहुत परिवर्तन आया है। जब हम शिक्षा ले रहे थे उस समय और आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुई है। शिक्षा में भी मूलभूत सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर शिक्षा में सही तरीके से कोशिश की जाए, मर्जर ऑफ स्कूल्स, कई बार डिबेट होता है तो उस डिबेट में मैंने बोला है कि हमारे यहां हर पंचायत में लगभग 7 से 8 विद्यालय हैं। अगर 8 विद्यालयों को 9 विद्यालय, 8 से 9 विद्यालय है लगभग हर पंचायत में, अगर पूरे बिहार की बातें कर ली जाए तो, अगर उस 9 विद्यालय, सरकारी विद्यालय की मैं बातें कर रहा हूं अभी, तो 9 विद्यालय को मर्ज करके 3 विद्यालय बना दिया जाए, शिक्षक भी पर्याप्त हो जाएंगे एक विद्यालय के अंदर में, और आपके पास 2 बिल्डिंग खाली हो जाएगा जहां आप स्किल का एजुकेशन दे सकते हैं, आप वहां नई रिक्रूटमेंट करके रोजगार दे सकते हैं, आप जो विद्यालय में मर्जर हुआ है वहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। और जो सरकारी विद्यालय में, क्योंकि हर विद्यालय में 2-3 टीचर कम है, जब मर्जर स्कूल्स होगा तो 2-3 टीचर ज्यादा हो जाएंगे। तो जो खिचड़ी खिलाना है, जो साइकिल बांटना है, वो भी आवश्यक है, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, उनको आप वो भी दे रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षक शिक्षा का कार्य छोड़ के खिचड़ी खिलाएगा और साइकिल बांटेगा तो गुणवत्ता नहीं बढ़ेगा। तो मर्जर ऑफ स्कूल्स इज द सोल्यूशन फॉर बिहार एजुकेशन। ये मैंने कई प्लेटफॉर्म पे जाके हमने सजेशन दिया है कि बिहार के शिक्षा को बदलने में यहां के राजनीतिक कहते हैं ना सोच का और दृढ़ निश्चय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वही निर्णय ले सकते हैं। आज नीतीश कुमार जी पिछले 15 सालों से
अब 20 सालों से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने निर्णय, कठोर निर्णय आज ले ले, जिस तरह का अभी शिक्षा में कई रूल्स उन्होंने लाया है, पाठक जी आए, सिद्धार्थ जी अभी एजुकेशन में उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है, लेकिन अभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं और उनका प्रोडक्टिविटी कम निकल रहा है, परेशान वो ज्यादा हो रहे हैं। अगर उसको थोड़ा और लॉजिकल तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली लीडर और जो रिसोर्सेज आपके बीच में आपके पास अवेलेबल है, दोनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो बिहार का शिक्षा का परिवर्तन आ सकता है। और मुझे लगता है कि 10 साल में अगर इस राज्य में रोड अच्छा हो सकता है, 6 लेन और 4 लेन बन सकता है, तो विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में, विद्यालय के टीचर्स को ट्रेन करने में, बच्चों के माहौल बनाने में कितना समय लग जाएगा। 5 साल में बच्चों में यह विश्वास जग जाएगा। तो आवश्यकता है बच्चों के का विश्वास जीतने का, आवश्यकता है शिक्षकों को उन गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों में डालने का, उनकी ट्रेनिंग का, और वो सब 5 सालों के अंदर में किया जा सकता है अगर सोच सही हो, दिशा सही हो और उस पर निरंतरता 5 साल तक रहे तो बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है और बिहार फिर से उस ऊंचाई को पाने की तरफ अग्रसर हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि 25 सालों में शिक्षा को का जो से नीचे जो गया है उसको हम फिर ऊपर जल्द ही ला सकते हैं। सोच अगर अच्छा हो, लीडरशिप अच्छा हो तो डेफिनेटली किया जा सकता है। सिर्फ बोलने से, बड़े बड़े वादे करने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर शिक्षा को एज अ मिशन लेकर अगर काम किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि वी कैन डेफिनेटली चेंज। बिहार का शिक्षा का परिदृश्य 5 साल में बदल सकता है, लेकिन शिक्षा को वही महत्व देते हुए, जैसे बोलते हैं ना, शिक्षक को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर बोलते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु को आप ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में देखते हैं तो उनके लिए उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। वो शिक्षा को एक मिशन के रूप में देखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि जो विद्या है वही सुख का आधार वही है। जब विद्या को सुख का आधार मान लेंगे तो विद्या को मुख्य रूप में आप महत्व देंगे, और जब विद्या को महत्व देंगे तो उसको मिशन मोड में चलाएंगे। और राजनीतिक पार्टी के लोग चाहे जो सत्ता में यहां बैठे, वो अगर विद्या को मुख्य रूप से मिशन मोड में लेकर अगर आगे कार्य करना शुरू करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 सालों में विद्या का पूरा परिदृश्य बिहार में बदलेगा। मूलभूत शिक्षा, बचपन, कहते हैं ना, किंडरगार्टन से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक और सफल होते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज तक बिहार का परिदृश्य बिल्कुल बदल सकता है। और अगला सवाल है कि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति रुचि तो रखते ही हैं, आरएसएस से भी आपका जुड़ाव बहुत ही प्रगाढ़ है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अच्छी बात है कि उसका 100वां साल इस बार मन रहा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है भी है और विजयदशमी भी है। मैं आपको बता दूं कि 100वें साल में एक ऐसा संगठन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो गया है और उसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है और किसी चीज पर आरएसएस काम नहीं करती है, वो व्यक्ति निर्माण, शाखा और शाखा का एक ही उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति का निर्माण किसी भी समाज में अगर अच्छे तरीके से होगा तो वो राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए काम करेगा। और मुझे लगता है कि ये 100वां साल, जब एक ऐसा संगठन जिसमें 100 साल में एक भी टूट नहीं है, एक भी विखंडन नहीं हुआ है, ऐसा संघ पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही काम करेगा। और ये तो सब जानते हैं, सनातन मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा तो विश्व कल्याण का काम होगा। आप गांव में जाएं, जन जन से बात करके देखें, वो गांव में जो अनपढ़ हुई होते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि गांव का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही जय घोष लगता है। और उसी, कहते हैं ना, समरस समाज का, एक ऐसा समाज जिसमें कोई जात पात रंग भेद किसी तरह का न हो, व्यक्ति का निर्माण हो, यही कार्य संघ करता है और इसीलिए वो हम लोगों के दिल के करीब है। सो मुझे कहते हैं ना, उसमें एक ही चीज कहते हैं कि नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सब मां के चरणों में अर्पित है।
यही सोच के साथ संघ चलता है। हमें किसी चीज की लालसा नहीं होती है, हमें न पद चाहिए, नहीं बहुत वैभव की आवश्यकता है। ये देश आगे बढ़े, विश्व का कल्याण का कार्य करे, विश्व में हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु ऐसा बने कि किसी का लेने का नियत नहीं हो, सबको देने के नियत के साथ आगे बढ़ने का जो संकल्प इस देश का हमेशा से रहा है, उसके हर एफर्ट्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान रहा है पिछले 100 सालों में। और ये 100वां साल मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक शेप लिया है, आने वाले समय में विश्व के कल्याण में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का योगदान होगा। आप सब लोग इस जो मुहिम है उससे जुड़े और विश्व के कल्याण में अपना योगदान दें। अंतिम सवाल यह है आपसे कि हमको लगता है कि आपका जो मूल चीज़ है, समरस समाज की सोच लेकर चलते हैं, क्योंकि सामाजिक ताना बाना से आप थोड़ा अलग हैं, सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं उनको आप पलटना चाहते हैं। तो इसी क्रम में कहीं से हमारी जानकारी आई कि आपने शादी भी स्वजातीय न करके अन्य जातियों में किया, क्योंकि हमें लगता है कि आप समाज में एक पलटने का एक रास्ता आप तैयार कर रहे हैं। देखिए, जो भी बुद्धिजीवी होंगे, जो भी शिक्षित होंगे, उनको पता है कि सनातन में कभी जात पात तो कुछ था ही नहीं। हमारे देश में अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिएगा तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था कार्य के बेसिस पर आधारित था। जो शिक्षित होगा वो ब्राह्मण होगा, जो ताकत और बल के रूप में सभी समाज का ध्यान रखेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार आदान प्रदान करेगा वो वैश्य होगा, जो अन्य कार्यों में लगकर सफाई या अन्य कार्यों में लगकर समाज का सेवा करेगा वो शूद्र होगा। इसमें जात पात तो कभी था ही नहीं। अगर जात पात होता तो भगवान राम सबरी का बेर, चखा हुआ बेर थोड़ी खाते। ये तो आज इतिहास नहीं लिखा गया है, ये रामायण आज का लिखा हुआ नहीं है, पुरखों से चला आ रहा है। हमारे यहां भगवान राम और आप संवाद, केवट जी का संवाद सुन के देख लीजिए, वो तो लगता ही नहीं है कि हमारे यहां कभी जात पात रहा है। ये पिछले 600-700 सालों में आपको फूट डाल के राज करने का एक कोशिश की गई है, और 700 सालों में 10-12 जनरेशन निकल गया। तो जो लोग डर गए वो कन्वर्ट हो गए, जो पैसे के लालच में आ गए वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन सनातन हमारा समाज कभी जात पात में विभक्त नहीं था, और फिर से हर सनातनियों का और 140 करोड़ देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि गांव में कोई जात पात नहीं रहे, कोई ऐसा नहीं कहे कि ये शूद्र है और ये है। हम सब एक हैं। हमारा खून निकाल कर देखिए ना, हम सब में एक तरह का बीज, एक तरह का आपको वो सब कुछ दिखेगा। हमारे में अंतर नहीं है। ये तो राजनीतिक जात पात है, ये समाज में पिछले 600-700 सालों में आया है। हम एक हैं, सनातन एक है। ये देश के 140 करोड़ वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ना, एक्चुअल में वो जबरदस्ती, मैंने कहा ना, डर के कारण, पैसे के कारण कुछ कन्वर्जन हुआ है। हकीकत में 140 करोड़ सब भाई बहन हैं, सब लोग एक हैं, इनको एक रहने की आवश्यकता है। सो कोई जात पात, कोई धर्म नहीं है, हम लोग एक है, पूरे भारतीय एक है, फॉर श्योर। जी, आप मेरे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने गुणवत्ता बातों को बताई इसके लिए हृदय से साधुवाद। मैं आपको भी और आपके सारे दर्शकों को मेरा साधुवाद, मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।